नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राज शिक्षा लोर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही शानदार टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की पद्धतियाँ। फिर देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कुछ सफल भी हुई थी और कुछ असफल भी हुई थी। कुछ इतिहास का कारों ने कुछ विधियों के अंदर अपने ग्रंथों की रचना करी और किसी ने किसी विधि के अंदर यानी दूसरी विधि के अंदर रचना करी, यानी सबने प्रयास किया। लेकिन अब कौन सफल हो पाए, कौन नहीं सफल हो पाए, ठीक है, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो यहाँ पर पद्धति अपनाई गई थी वो थी वर्णानुक्रम वर्णानुक्रम पद्धति थी। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब है वर्णों के अनुसार अनुक्रम, वर्णों का अनुक्रम भी कह सकते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या होता था कि वे जो कवि हैं उनको उनके नाम के प्रथम वर्ण या अक्षर के अनुसार उनको स्थान मिलता था। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अब्दुल रहमान लिख देता हूँ, दूसरी साइड में लिख देता हूँ अग्रदास। तो देखो, ये अब्दुल रहमान आदिकाल के थे, अग्रदास हमारे भक्ति काल के थे। तो देखो, इन दोनों को साथ स्थान दिया जा रहा था। कौन सी पद्धति के अंतर्गत दिया जा रहा था? वर्णानुक्रम पद्धति के अंतर्गत दिया जा रहा था। तो देखो, इसके अंदर प्रयास किसने किया, कौन से इतिहासकार है? तो देखो, पहला नाम आता है इसमें इतिहासकार का गारसा दा तासी नाम से थे एक महान इतिहासकार, वो आए थे। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा इसमें, इस्तवार दा ला लिटरेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस नाम से इन्होंने एक अपना ग्रंथ, जो ऐतिहासिक ग्रंथ था हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में, वो इन्होंने लिखा। ठीक है, इसके दो भाग थे, ये दो भागों में लिखा गया था। एक 1839 में लिखा गया पहला इसका भाग, दूसरा लिखा गया 1847 में इसका भाग। ठीक है, एक दूसरे राइटर थे, यानी हमारे महान इतिहासकार दूसरे, और वो थे शिव सिंह सेंगर नाम से थे। और इन्होंने भी प्रयास किया था वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करी थी इन्होंने। तो देखो, इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। ठीक है, लेकिन इन सभी के जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे इनको ऐतिहासिक मान्यता नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्णों के अनुक्रम के अनुसार अपने काव्य ग्रंथों की, इन ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना करी थी। ठीक है, अब इसको विद्वानों ने माना कि भाई इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम साहित्य कोश तो कह सकते हैं, किनको? इनको, ठीक है, इनकी रचनाओं को, लेकिन इन्हें हम साहित्य ग्रंथ नहीं कह सकते, इसलिए इनको इतनी ऐतिहासिक मान्यता नहीं मिल पाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारी पद्धति आती है, और वो पद्धति है हमारी कालानुक्रम पद्धति थी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कालानुक्रम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कालानुक्रम मतलब समय चक्र के अनुसार, और समय चक्र किसका निकल रहा है यहाँ पर? जन्म तिथि, अर्थात कवियों की जन्म तिथियों के अनुसार उनको अपने ग्रंथों में स्थान दिया जाने तय किया गया था इस पद्धति के अनुसार। ठीक है, ये भी पद्धति इतनी मान्य नहीं हो पाई। ठीक है, इस पद्धति के अंदर भी मतलब जो इसके इतिहासकार थे उनको सफलता नहीं मिल पाई। इसके इतिहासकार थे इस पद्धति के अनुसार जिन्होंने अपनी ग्रंथों की रचना करी। पहला नाम जिसका आता है वो हमारे थे जॉर्ज ग्रेसन नाम से थे, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ए हिंदुस्तान नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, 1888 में लिखा था इन्होंने। ठीक है, और दूसरे थे हमारे मिश्र बंधु थे। ठीक है, चार भाई थे ये, इन चार भाइयों ने मिश्र बंधु विनोद लिखा इन्होंने चारों ने मिल करके, जिसका पहला भाग तो आया था, फर्स्ट पार्ट आया था 1913 में,
सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पार्ट आ गए थे इसमें 1913 में। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से। देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पार्ट आ गए थे 1913 में, और जो फोर्थ पार्ट था वो आया था केवल 1914 में। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। 4 भाई थे, शिव बिहारी, ठीक है, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ठीक है, जिन्होंने एक साथ मिलकर के रचना करी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी तीसरी पद्धति आती है। ठीक है, तीसरी पद्धति से पहले मैं बता देता हूँ कालानुक्रम पद्धति क्यों सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इसे केवल हम व्रत संग्रह तो कह सकते हैं, व्रत संग्रह कह सकते हैं इसको हम, लेकिन हम इसको साहित्य ग्रंथ नहीं कह सकते, इस कारण से ये भी असफल हो गई। ठीक है, अब तीसरी पद्धति हम बात करते हैं, हमारी तीसरी पद्धति कौन सी थी भाई। देखो, तीसरी पद्धति जो थी वो थी वैज्ञानिक पद्धति भाई। वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखी गई थी, उसके अंदर कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ। तो तीसरी हमारी है वैज्ञानिक पद्धति, और इस पद्धति के अनुसार गणपति चंद्र ने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना करी थी। लेकिन यह वैज्ञानिक पद्धति भी असफल हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि इसके अंदर जो इतिहासकार था वो तथ्यों को या आंकड़ों को इकट्ठा करते थे, ठीक है, उनका संग्रहीकरण करते थे, लेकिन इसके अंदर विश्लेषण, जो तथ्य थे उनके विश्लेषण की बात नहीं की गई थी। ठीक है, उनके विश्लेषण जैसी कोई बात इसमें नहीं थी, जिसके कारण से ये भी असफल हो गई थी। उसके बाद जो चौथी पद्धति आई हमारी, वो चौथी पद्धति थी विधेयवादी पद्धति। ठीक है, अंत में जाकर ये पद्धति आई विधेयवादी पद्धति। ये जो पद्धति इसके जन्मदाता कहलाते हैं वेन। ठीक है, इसके जन्मदाता है वेन, और ये पद्धति सबसे सफल रूप में आई सबके सामने। ठीक है, ये सफलतम पद्धति मानी जाती है। इसी के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी रचना करी थी, 1929 में करी थी भाई। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसी पद्धति के अंदर लिखा था, विधेयवादी पद्धति के अंदर। ठीक है, वेन इसके जन्मदाता माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति के सबसे सफलतम स्थान इसको ही मिल पाया है। ठीक है, और देखो इसके जो वेन थे, यानी कि इस पद्धति के जो जन्मदाता थे वेन, उसने इसको 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, वो 3 भाग कौन से थे इसके? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। 3 भागों में बांटा था इसको। जाति फर्स्ट, दूसरा था वातावरण, और तीसरा भाग था क्षण विशेष। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में बट गया था विधेयवादी पद्धति, और तब जाकर ये सफलतम रूप में इसने अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। तो देखो गाइड्स, आज आपको मैंने बताया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। ठीक है, एग्जाम में खासतौर पर नेट और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति में अपनी ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना करी? वैज्ञानिक पद्धति के अंदर किसने अपने ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना करी? ठीक है, गारसादा तासी ने कौन से ग्रंथ की रचना करी, कब करी, कितने भागों में करी? ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन का ग्रंथ के नाम क्या था? तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर से बन जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए अगले वीडियो के अंदर हम इससे भी बढ़िया हिंदी साहित्य के इतिहास के नए टॉपिक की जानकारी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।